आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सियासी हब्स, लड़ाइयों का मौसम और डेडलॉक की चाबी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। अबुए गुल नबादे सबा मांगते हैं लोग, वो हब्स है कि लू की दुआ मांगते हैं लोग। वैसे तो हब्स का मौसम पूरी तरह आने में कुछ वक्त है, लेकिन पाकिस्तान का सियासी मौसम इस वक्त सिर्फ गर्म ही नहीं बल्कि बुरी तरह हब्स का शिकार भी है। इस मुल्क के अवाम जो वोट देने के बाद नई हुकूमत से इस हब्स के खात्मे और कुछ सांस लेने की उम्मीद लगाए बैठे थे, अब मायूस हो रहे हैं। अवाम के लिए ना वफाकी हुकूमत के पास कुछ है और ना ही सूबाई हुकूमतों के पास कुछ है। सियासत में ऐसा हब्स है कि हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे से बात तक करने के रवादार नहीं है। असेंबली में सिवाय गालियों और एक दूसरे पर इल्जामात और खुद पसंदी की दास्तानें सुनाने के कुछ नहीं। ना कोई ढंग की तामीरी बात, ना कोई सेहतमंद डिबेट, ना कोई अवामी मफाद में कानून साजी और ना ही किसी मुल्की मसले का कोई हल। ऐसा हब्स कि लगता है कि एक ही मुल्क के इदारे एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इदारों के दरमियान महाजाराई की बू फैल रही है, सुबह शाम इल्जामात के तीर और तंज के निश्तर। ऐसा हब्स कि जजेस पर इल्जामात की बाजमात प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और खतूत, अदलिया की तरफ से जवाबी वजाहती खतूत और फिर इन इल्जामात पर आसखुद नोटिस और तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ। ऐसा हब्स कि जजेस अपने ऊपर मुबैना दबाव की कहानियों के खत लिखने पर मजबूर, फिर खत के नतीजे में मजीद दबाव के इल्जामात बताने के लिए भी खतूत का सहारा। ऐसा हब्स कि मुल्क में गंदम की जरूरत से ज्यादा पैदावार होने के बावजूद बाहर से इंपोर्ट करके अपने ही किसान को बर्बाद कर दिया गया, लेकिन ना किसी मंगवाने वाले को सजा और ना ही फैसला करने वालों से कोई तफ्तीश। ऐसा हब्स कि कर्जों पर सिर्फ सूद हुकूमत की कुल खालिस आमदनी से भी बढ़ गया है, यानी सिर्फ सूद की अदायगी के लिए मजीद कर्ज। ऐसा हब्स कि बजट हमारा होगा लेकिन उसकी तैयारी IMF कर रहा है। ऐसा हब्स के वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए लड़ाई और जायज़ हक से इनकार हो जाता है कि वहाँ उनकी हुकूमत नहीं जिनकी वफाक में है। ऐसा हब्स के सूबे का वजीर आला कभी वफाक पे चढ़ाई की बात करता है तो कभी वापडा के दफातर पर कब्जे की धमकियाँ और डेडलाइंस देता है। ऐसा हब्स के सानहा 9 मई खुद इंसाफ का तलबगार, लेकिन साल गुजरने पर भी मुकदमात अदालतों में और मुलजिम जेलों में मुंतज़िर। ऐसा हब्स कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूलियत के दावों के बावजूद कबूलियत से कोसों दूर, हुकूमत और सिस्टम से लड़ने के बजाय PTI की अंदरूनी लड़ाइयों के चर्चे आम हैं। जिसकी बानी PTI तक रसाई हो जाती है वो खुद को मजलूम बना लेता है और दूसरों की शिकायत लगाकर वापस आ जाता है। पार्टी में ऐसा हब्स के कोर कमेटी में पार्टी पॉलिसी बनाने और बयानियों की तश्कील के बजाय कायदीन आपस में ही झगड़ते हैं। कई एक दूसरे की शक्ल तक देखने के रवादार नहीं। कई सीनियर्स लोग खुद कमेटियों के ग्रुप छोड़ रहे हैं और तो और किसी को पसंद नापसंद पर लीडरशिप खुद निकाल रही है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी मुल्की सियासत का असर है या इस पार्टी में बानी की गैर मौजूदगी की वजह से क़यादत का झगड़ा संजीदा सूरत इख्तियार कर चुका है? आज के इस हब्सज़दा सियासी माहौल पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे और दीगर इशूज़ को भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वावडा साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में। एक ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिएगा न्यूज़ फीड। और प्रोग्राम में हमारे साथ साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वावडा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल वावडा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सियासत और जंग में मुश्किलात आती हैं और सियासतदान हो या सिपाही हो तो वो शायर ने क्या खूब उसको मोटिवेट करने के लिए कहा है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। लेकिन आपका जो मामला है वो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग से निकलकर आसमान से गिरा और खजूर में अटका वाला हो गया है, क्यों? बहुत शुक्रिया पारस साहब। देखिए पारस साहब, मुझे तो इस चीज़ का इल्म नहीं है। मुझे तो पहले भी इंसाफ नहीं मिला। मैं तो गरीब पार्टी हूँ, मेरी माँ डेथ बेड पे थी जब मुझे पनिश किया गया उस गुनाह का जो मैंने किया नहीं। ना मैंने अपनी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी स्पेसिफिक आदमी के लिए कोई बात की है। मैंने अगर बात की है अब्दुल गफूर से और आप मुझे यहाँ फोन कर गए तुमने मेरे लिए बात की, तो आपकी सोच है। आप पहले भी भुगत चुके हैं, कौमी असेंबली और सेनेट की सीटों से महरूम हो चुके हैं, फिर एक ऐसे मामले में बोल पड़े जिससे डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए बहन, मैंने ये सवाल जवाब शुरुआत तो मैं तो उसको इस तरह देखता हूँ कि शायद अभी तो मैं खड़ा हुआ हूँ निशानदेही करके, कोई एक चीज़ मेरे हाथ में लगी है, उनको अंदाजा है कि मेरे पास बहुत कुछ लग गया है, बाय एंड लार्ज किसी को भी तो लग गया। देखिए मैंने पहले भुगता है ना, आप खुद यूज कर रही हैं। देखिए मैं सियासत में अल्लाह का एहसान है, पाक परवरदिगार का, कि आपको पता है कि मुझ पर मेरे मुखालिफ भी कोई चोरी का, मेरी कोई फाइल नहीं है, ठीक है जी। मुखालिफ भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा था, मेरी कोई फाइल नहीं है, मुझे नहीं रोक सकता, मैं वो खौफ के बुत तोड़ चुका हूँ, ठीक है जी। मेरा कसूर ये है कि मैंने सवाल किया सस्ती रोटी पे स्टे ऑर्डर हुआ है, ये मेरा कसूर है तो चढ़ाएं फांसी पे मुझे, ठीक है जी। अगर मेरा ये कसूर है कि वन व्हीलिंग के ऊपर
जज साहब का नाम मुझे नहीं, उन्होंने कहा कि जी वो व्हीलिंग करेंगे इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर और किसी खातून को छेड़ेंगे तो वो क्या तालीम भी छोड़ दे, तो वो गुमराही के काले अंधेरों में चले जाते हैं। भाई अगर गवर्नमेंट का ही काम है, गवर्नमेंट कोई बेनिफिट दे रही है, कोई अच्छा काम कर रही है, मुखालिफ भी है तो हम उसको तारीफ करेंगे। गरीब को 1 रोटी की जगह 2 रोटियां मिल रही है तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। नस्ला टावर में मेरा रिश्तेदारों के घर तो नहीं गए हैं, यतीम बेवा बच्चे सड़कों पर आ गए हैं। ठीक है जी, मैंने हक की बात की है ना। मैंने भुट्टो साहब की फांसी पे कहा है कि उनको फांसी दी 40 साल बाद, आपने बताया बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सिंबॉलिक सजा देते उस जज को, उस सिंबॉलिक सजा उस डिक्टेटर को भी दे देते। ठीक है, 14 साल भुट्टो साहब को सजा गलत दी गई थी इतने अरसे के बाद। एक मिनट, उसे क्या हुआ? क्योंकि जज ने फैसला कर दिया था। आप सिंबॉलिक सजा दें, जिसने नस्ला टावर गिराया है उसको सजा तो मिले, बिल्कुल मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे और आपको सजा है तो पाकिस्तान में 2 कानून तो नहीं होंगे ना। पाकिस्तान में 2 लोगों का सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक है जी, मेरा तो ब्रॉडर पिक्चर के अंदर ये है कि रिफॉर्म्स कर लें, हम सब मिलकर पाकिस्तान को उस पटरी पे चला दें। देखिए यहाँ औरतें जो हैं अजमतें बेचती हैं, अल्लाह मियाँ माफ करे, बड़े बोल बुरे वक्त से, क्योंकि उनको इंसाफ के लिए उनका घर नहीं बेचने को, मोटरसाइकिल नहीं, ट्रैक्टर नहीं, गाड़ी नहीं, सब कुछ तो बेच चुकी होती है, फिर भी इंसाफ के लिए कचहरियों के अंदर ये सुनने मिलता है। आपको भी पता है, मुझे ही पता है, बिल्कुल पता है, ये रियलिटी है। ठीक है, तो अगर मैंने उनकी आवाज उठाई है तो मैंने गुनाह कर दिया, तो मैं ये गुनाह एक कबीरा 5 करोड़ दफा करूंगा। ठीक है जी, 5 करोड़ दफा। आप समझते हैं आपने कोई तौहीन अदालत नहीं की? मैंने किसी मौक़िफ़ पे खड़े। देखिए मेरी बात सुने, मैं बिल्कुल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक हर्फ, एक लफ्ज, क्योंकि मैं किसी कैफियत में बात करना चाहती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम बात नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, मेरे साथ तो फिर बेइंसाफी होगी ना। सर एक बात, आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है, आप फौज का भी हिस्सा नहीं है, आप ब्यूरोक्रेसी का भी हिस्सा नहीं है, आप अटॉर्नी जनरल भी नहीं है, तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अदलिया के मामले में बात करने की क्या जरूरत है? मैं पाकिस्तानी हूँ, कौन बात करेगा? ये दुरुस्त किया। 24 करोड़ आदमी अब ये बात कर रहा है। मैंने वो बयानिया दिया पाकिस्तानियों को जिससे मुझे फायदा नहीं होगा, पाकिस्तानियों को फायदा होगा। कोर्ट का वकार आसमान पे चला जाएगा। मैं तो वकार की बात कर रहा हूं, आप जबरदस्ती किसी से इज्जत नहीं करवा सकते। फिलहाल तो नोटिस मिल गया, अब आपको 5 जून को। कोई बात नहीं, देखिए मुझे फांसी देकर मुझे गुनाहगार साबित करके अगर कोर्ट सीधा काम करने चली जाती, मेरी निशानदेही जो मैंने की हुई है, मैं खुश हूँ। ठीक है जी, मुझे अल्लाह ने जिस घर से मैं आया हूँ, दाल रोटी गाड़ी अल्लाह बाप पूरी दुनिया में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने कोई कॉस्ट के लिए अब जिंदगी में काम करना है। मेरे बच्चे कह रहे हैं हमें बाहर जाना है, हम बाहर शिफ्ट होंगे। मैं पाकिस्तानी वो हूं जिसने अपनी सिटीजनशिप दी है, औलाद की भी सिटीजन नहीं है, माँ बाप की भी नहीं है, बहन भाइयों की भी नहीं है कोई पाकिस्तानी यहाँ। मैं वो आदमी नहीं हूं कि मैं बच्चों को बना दूंगा और फिर जब रिटायर होऊंगा तो बच्चों के बेसिस पे फिर लेके वहां पे दौड़ जाऊंगा। ऐसे ही करते हैं सब यहाँ, अभी ऐसे करते हैं ना। तो सवाल की सजा हो रही है मुझे, क्योंकि वो सवाल में भी तजाद है, तजाद पकड़ लिया है। क्या ज्यादा बेहतर नहीं था कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे आप ये बात कर रही हैं? बात चीफ जस्टिस साहब ने बात अच्छी की है उन्होंने, मैं उनकी बात को सराखों पे लेता हूं, लेकिन 365 दिन मेरा इजलास सेशन में नहीं चलता। अगर जनवरी में मेरा कोई मसला है तो मार्च में मेरा अगर सेशन है तो इंतजार कर लेते हैं। एक मिनट मेरी बहन, तो मुझे क्या कोई पाबंदी है कि मैं प्रेस क्लब नहीं जा सकता? मुझ पर पाबंदी है, मैं गार्डन में नहीं बैठ सकता, मैं कॉफी नहीं पी सकता आपके घर में? मैं आजाद हूं भाई, मुझे मेरा सेशन चल रहा होगा, मैं बिल्कुल बात करूंगा उसमें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। लेकिन अगर सेशन नहीं होगा और मसले का हल निकालना है, मेरे खत का जवाब नहीं मिल रहा था, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैं मुझ पे कैसे कोई बैन लगा सकता है? आपने बैन लगा दिया मेरी, लेकिन आपने बैन लगा दिया मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, आप टीवी नहीं दिखा सकते। बहुत अच्छी बात है जी, मैंने दहशतगर्दी की है वहां, मैंने बदमाशी की है, मैंने मुल्क को नुकसान पहुंचा दिया। अगर एक और लेटर आता मेरे ऊपर प्रॉक्सी का इल्जाम लगाया, वो भी नहीं चलेगा, तो इंसाफ बराबर होता। वो मुझे प्रॉक्सी बनाए, इंडियन अखबारों की हेडलाइंस हूं मैं, ठीक है, बैनुल अक़वामी अखबारों की मैं हेडलाइंस हूं। ठीक है, मेरे बाप दादा की इज्जत आपने मलिया मेड कर दी, सबूत देना पड़ेगा, सबूत तो मैं लूंगा। वैसे मैं एक इंच पीछे अपनी गैरत पर नहीं हटूंगा। आपने मुझे कहा है आप मेरा गला काट दें, मुझे हर चीज मंजूर है, लेकिन मेरी पर इल्जाम लगाया है, वो इल्जाम आप साबित करना होगा, क्योंकि जज इल्जाम नहीं लगा सकता कानूनी तौर पर, मैं और आप लगा सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन चीफ जस्टिस तो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी आप जज के कंडक्ट के ऊपर बात नहीं कर सकते। उसका क्या मतलब है आपको? चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की है। कंडक्ट से क्या मतलब है? मतलब जो कुछ वो कर रहे हैं, जो भी उनका कंडक्ट है। अगर आपने मुझे एक तजाद हुआ खत दिया है जिसमें तजाद आ गया बात के अंदर, मैं उसका सवाल नहीं उठाऊंगा, तो फिर तो मुझे तो फिर आपकी बात से ये तासुर मिला कि मुझे जान के रोका जा रहा है कि मैं ठीक पे खड़ा हो रहा हूँ। देखिए मुझे तो मैंने कोई काम किया ही नहीं है, मुझे घसीट के ला रहे हैं इधर आ जाओ, इधर आओ, कंटेम्प्ट है, जबरदस्ती कंटेम्प्ट है। मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये खड़े हो जाए, मुझे क्यों कहा? तो मैं पूछूंगा भाई मैंने तुमसे तो बात भी नहीं की, मैंने तो इनका भी नाम नहीं लिया।
क्या मैंने ये कहा कि अगर मेरी पगड़ी को उछालेगा, तो मैं तो अभी भी कह रहा हूं अगर 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 पाकिस्तान का दुनिया भर में मेरी को पगड़ी उछालेगा, किसी भी मनसब से उछालेगा, मैं डबल उछालूंगा। अगर 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 तौहीन अदालत लग जाती है तो माफी नहीं मांगूंगा, बात को नहीं खत्म करूंगा। अदालत में मुझे जेल दे देंगे, कला काट देंगे, फांसी दे देंगे। ये नस्ला टावर, ये रेप केसेस, ये सस्ती रोटी, ये लंबी लाइन है जो आप बात कर रहे हैं। ये मेरा मसला है। अगर मैं खड़ा हो गया तो मेरी आवाज तो आप नहीं बंद कर, वो तोड़ चुका हूं मैं, मेरी आवाज तो रहेगी ना। मेरी आवाज है, मेरी औलाद पीछे अब खड़ी हो गई, वो भी कह रहे हैं कि तुम्हारा मिशन हम लेके जाएंगे। बयानिया पाकिस्तान में, अभी मैं आपके ऑफिस में एंटर हूं तो गार्ड मुझे कह रहा है आपने सर बड़ी अच्छी बात की है, जुल्म हो गए, हमने हमारे गाँव के अंदर ट्रैक्टर्स तक बिक गए लोगों के पास अंगूठी भी पहनने को, रोटी खाने को नहीं, अजमतें बिक गई औरतों की। ठीक है, बिल्कुल। एक वीडियो आई है जिसमें एक वडेरे ने रेप किया बच्ची का, वो बच्ची को सड़क पे गिर गई है, उसको यूं पकड़ के जानवर के साथ देख के फेंका है। मैंने उसका सवाल उठाया, मैंने गुनाह किया तो उनकी दुआएं मेरे साथ हैं और उनकी आहें भी लोगों के साथ। ये हुकूमत क्या कर रही है? ये किस मर्ज की दवा है? हुकूमत ये काम कर लेती, अपने इदारों को, अदलिया को, मीडिया को, आप लोगों को, एस्टैब्लिशमेंट को बचाने आती। तो मजे ले रहे हैं, ये लड़ रहा है पीटीआई वाले से, वो लड़ रहा है फौज के साथ, ये लड़ रहा है अदलिया के साथ। हमारी पुअर परफॉर्मेंस जो, उस पर कोई बात नहीं हो रही। हम सायरन वाले बड़े बड़े घरों में नहीं, जिस सेनेट के इजलास में जाता हूँ उस महल के अंदर बू आ रही है मुझे उस आदमी की जिसकी बेटी रेप हुई है, जिसको रोटी नहीं मिल रही, वो बिलक बिलक के मर रहा है, जिसकी रोटी पे आपने स्टे ऑर्डर लगाया, 5 रुपए से 30 रुपए की 35 रुपए की रोटी में कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। अगर मैंने सवाल किया, मेरा गुनाह है। उस अमारत से उन बेगुनाह लोगों की आहें गिर रही हैं, मेरी फाइल नहीं है। I don't want to be a conventional politician। मैं वो पॉलिटिशियन नहीं हूं जो मस्का पॉलिश, आप जनाब, जी हाँ, आप बेहतर, आप बेहतरीन, इधर दे दे, इधर दे दे, इधर दे दे। मैं अपनी माँ पाकिस्तान को बेचने नहीं आया। ये आगे बढ़ने के तरीके हैं जो भी आप पहले बता रहे थे, यहाँ पे तो यही हमने होते हुए देखा है। सर अल्लाह सबको हिदायत दे, लेकिन ये इसमें सिर्फ अदलिया का कसूर तो नहीं है ना जो आप बात कर रहे हैं। असल जिम्मेदारी तो इस गवर्नमेंट की आती है, ये भी सो रही है। फिर देखिए, अगर अदालतें तगड़ी हो जाएंगी, अदल इंसाफ का कानून आ जाएगा, सजा और जजा। अब मुझे आपने खींच के कराची में मैं बैठा हूं, इस्लामाबाद के बाग का फूल मुझे ले आए, फैसल ऑर्डर करा दो, ठीक है, जिन्होंने गालियां दी, तमस्कर उड़ाए, नाम ले लेके पीटीआई, नाम ले लेके नून लीग, बुलाया किसी को तौहीन अदालत में बुलाया है। ये दो कानून हो गए। फिर आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक देते हैं, ठीक है, टीवी नहीं चला सकता है, लेकिन प्रॉक्सी नहीं रोकते, 2 कानून आ गए। तो अगर मेरे सेनेटर का भी अगर मनसब है, जो सेनेटर का 4 आंखों और 5 टांगों वाला आदमी नहीं होता, नॉर्मल पाकिस्तानी होता है, जो इज्जत कैमरामैन की है, शायद इसकी इज्जत, इसका मर्तबा अल्लाह ने मुझसे बड़ा रखा हो। मैं सेनेटर बन के या मिनिस्टर बन के या प्राइम मिनिस्टर बन के या जज बन के या जनरल बन के मेरी 8 टांगे और 20 हाथ नहीं हो गए, मैं नॉर्मल हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेरे सेनेट का भी, जो मेरा काम है आज निशानदेही करना, उसका भी आप मजनू कर देते हैं इंटेग्रिटी, तीसरी दफा, तो फिर तो सेनेटरी क्या औकात है, या मिनिस्टर की क्या औकात है, या किसी की क्या औकात है। सब आईन और पाकिस्तान से बड़े हैं क्योंकि आप मनसब पे हैं, हर चीज आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। चलें, अल्लाह आपको ये जो मुश्किल है इससे बाहर निकाले, और मुझे उम्मीद है कि आप इस मुश्किल से बाहर निकल आएंगे। दुआएं अल्लाह मियां ने मेरे लिए फैसला किया हुआ है। ये कब भी रिस्क मेरा आपके वहां लिखा था, मैं गुनाहगार आदमी हूँ, मेरा ईमान पुख्ता है, मेरे साथ मेरी माँ बाप की दुआ, नुसरा टावर जैसे लोगों की दुआएं हैं। मैं जब पहाड़ के आगे आता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं पहाड़ को तोड़ दूंगा। ये मेरा ईमान है, मैं गुनाहगार आदमी, नमाजी, परहेजगार, कोई मौलवी आलिम नहीं हूँ, ठीक है जी, लेकिन मेरे साथ मेरा ईमान है, मेरी माँ की दुआ है मेरे साथ। ठीक सर, आगे कुछ और इशूज़ को भी प्रोग्राम में ज़रा शामिल करते हैं, चूँकि आपको पता है ना कि इस वक्त जो एक बर्निंग इशू पाकिस्तान में है वो 9 मई का है। 9 मई को जो आग लगी थी ना वाडा साहब, वो अभी तक बुझी नहीं, और आप उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं थे। क्या ख्याल है, वाकई उस वक्त में इमरान खान ने ही डायरेक्शंस दी थी इस सब के लिए? मदर ऑफ ऑल कंटेम्प्ट्स इस 9 में क्यों नहीं सजाएं? जिस मुल्क में आप शहीद की अजमत को नहीं संभाल सकते, जिस मुल्क में आप इस हद तक गिर चुके हो कि शहीद को नहीं आप संभाल सकते। मैं आपके शो पे आज कह रहा हूं, मेरी माँ का कब्रिस्तान है, आराम गाय जिधर वो दफनाई गई, आए किसी का बाप वहाँ, और ये तमस्कर मेरी माँ का है, वो जो शहीद नहीं है, वो तो अपनी जिंदगी अल्लाह ने उनको बुला लिया, लाशों के ढेर गिरा दूंगा आए सामने। ये जज्बा होता है। अगर आपके अंदर जज्बात नहीं, आप इमोशनल नहीं है, तो आप जानवर हैं। हम किस हद तक गिर चुके हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। मेरा तो मानना है कि मैं तो चाहता था जो मैंने कि सब कंबाइन हो, सब रिफॉर्म्स करें, ठीक। मैं अभी एक जुडिशल पोर्टल बना रहा हूँ, ठीक है जी, उसमें लोगों के मसले मसाइल, ऑडियो वीडियो, पैसे, रसीदे के लोगों का क्या जुल्म हो रहा है इस मुल्क के अंदर, ठीक। आप 140 नंबर पे खड़े में इंसाफ के पॉइंट पर, अगर मैं उसको रिवर्स गेयर लगाने की बात कर रहा हूँ
तो मैं नहीं कर सकता। जुडिशियल कमीशन बना दें, ये हल नहीं है फिर, क्योंकि आप तो कह रहे हैं ना कि अभी नहीं कर सकते। इस मुल्क में सिर्फ ये कमीशन चलता है और इस कमीशन के पीछे सब चल रही है, माफिया है। ये मुल्क में जो आदमी खड़ा होगा, भुट्टो साहब खड़े हुए, फांसी लगा दी, उसके बाद डेमोक्रेटिक लाइन, डेमोक्रेसी लाइन पे नहीं आ सकी। ठीक है जी, जवाब ये हमने अपनी गलती मान ली, ये किया हमने गलती मान ली, ये किया हमने गलती मान ली। भाई तो फिर अगर आपने भी मान ली और हम भी गलतियां करते रहे, कत्ल करते रहे, रेप करते रहे, मुल्क का नुकसान ज्यादा, चोरी करते रहे, बेईमानी करते रहे और ये कहते रहे हमसे गलती होगी, तो फिर सजा और जजा क्या गरीब के लिए, जैसे जेब पार्टी थी। मेरा सवाल नहीं रह गया, पूरी डायरेक्शंस आपके ख्याल में इमरान खान ने दी थी 9 मई के? देखिए, ये तो जो 9 मई के कारिंदे हैं, आपको क्या लगता है? साजिश, देखिए कोई भी चीज़ जो है ना, देखिए मैं तो अभी बोलूँगा तो मुझे तो डर नहीं ट्रोल्स का, क्योंकि यहाँ तो फैसले ट्रोल्स की वजह से भी बदल जाते हैं। ठीक है जी, मैं आपको भी कहूँ कि आप किसी की एजेंट है तो आप यहाँ भी मुझे सुनाएंगी बातें और फिर मुझे कोर्ट में भी ले जाएंगी और आखिरी वक्त जाएंगी सबूत दो, ऐसे ही है बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये मसला है कि अगर आज मैं समझता हूँ, जो कि मैं किसी घटिया पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं हूँ कभी भी, लेकिन अगर मैं आज चाहूँ, अल्लाह का एहसान है मुझ पर कि पूरी पॉलिटिकल पार्टियों में जो ट्रोलिंग सिस्टम है ना, उतनी मैं हायरिंग करके रख सकता हूँ। तो क्या मैं पाकिस्तान का बदमाश गुंडा बन कहते हैं कि खान साहब उस वक्त जेल में थे, वो कैसे डायरेक्शंस दे सकते हैं? जिन्होंने व्हाट्सएप पे डायरेक्शंस दी और ली हैं और उनके जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड थे, उन्होंने सब दिखा दिया, बता दिया, अपने गुनाह भी बता दिए। क्या पहले से हुई थी? देखिए, यहाँ इस प्लानिंग के अंदर खास भी है, इसलिए प्लानिंग ऐसी तो नहीं है। वो खास कौन थे? जनरल फैज थे। ठीक है, अब दे दिया नाम, अब मैं हर जगह पे, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है नाम लो, वो दंदनाते, फिर इंक्वायरी हो रही, पता नहीं वो कब उनको ये सब हो गया, इदारों को पता नहीं चल सका। देखिए अभी तो मैं बहुत, देखिए मैं कह रहा हूँ ना, मुझे अल्लाह ताला ने एक कॉज पे खड़ा कर दिया। अब मेरे लिए घर, गाड़ी, खाना, जनरल फैज के साथ एहतसाब होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, उसको जेल में बंद होना चाहिए, क्या ऐसा हो सकेगा? तख्ता बार पे चढ़ाना चाहिए। कल मियां साहब भी बड़े गिले शिकवे कर रहे थे, उन पे भी लगाए ना, उन पे भी लगा दें कंटेम्प्ट, उन्होंने भी वही बातें की है। वो हर दफा अपनी तकरीर में नाम लेके बात कर रहे हैं, जो ठीक बात कर रहे हैं, उनका भी जुल्म बरबरियत हुआ। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट उतारने में भी जुल्म बरबरियत हुआ, छुट्टी वाले दिन दफ्तर खुल गए, पाबंद किया गया। मुझे तो लगता है सिर्फ तकरीरों के लिए ये मवाद है, इसका एहतसाब कर दो, उसका कर दो, एहतसाब हो सकता है, वावदा साहब क्लियर बात करें, हो सकता है इन लोगों का जिनके नाम आप लेते हैं, हमारे जैसे लोग खड़े होंगे जिनको यूं करके घसीट के सजाएं मौत दी जाएंगी, 5, 10, 20 मर जाएंगे। भुट्टो साहब की कुर्बानी काम तो आ रही है, लंगड़ी लूड़ी जुमले चल रही तो रही है, उसकी कुर्बानी थी, बीबी शहीद की कुर्बानियां थी जिसकी वजह से चल रही है। ठीक है, तो अगर हमें भी, जो इस मुल्क में खड़ा होगा ना सीधे काम पे, उसको लिटा दिया जाएगा, बिठा दिया जाएगा। और इंसाफ तो मेरे साथ तो 2 दफा हुआ, 3 दफा हुआ। मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा फिर अगर हर एक को लिटा दिया जाएगा? अगर आपका ईमान है कि आपका रिस्क रोटी अल्लाह ने रखी है, अल्लाह के हाथ में, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इक़्तिदार अल्लाह के हाथ में, तो बंदे से डरने की क्या जरूरत है? फिर उसके नाम पे चले आगे। अगर आप समझते हैं कि भी आपने वो कहा ना 9 मई में भी ट्रायल्स नहीं हो सके, 1 साल हो गया, अदलिया जिम्मेदार है, ये जान कैसे छूट सकती है 9 मई के वाक़े से? आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें माफी मांगनी होगी, इसके अलावा कोई और हल नहीं है? माफी का भी हल नहीं है, डिमांड तो माफी की ही है उनसे। देखिए वो देखिए उसकी कॉनिटेशन है, तब मुझे नहीं लगता कि उनके पास भी कोई अथॉरिटी है कि वो माफी मांगेंगे या तो वो माफ कर देंगे। भैया खान साहब को आप बड़े उनके करीब रहे हैं, उनके मिजाज से वाकिफ हैं, आपको लगता है इमरान खान 9 मई के ऊपर माफी मांगेंगे? देखिए मैं बात माफी और तलाफी से ऊपर जा चुकी है, बात है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आप कह रहे हैं हम चढ़ाई कर देंगे, मौलाना साहब आए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया, काम घसीट के बाहर निकालेंगे, उस दिन वो करते कंटेम्प्ट कोर्ट के अंदर और ऑर्डर करते कि जेल करो, तो वहां तो नहीं हुआ। जस्टिस बिंदयाल थे ना उस वक्त, जो भी था, ठीक है, हालांकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आगे पेश हूँ, जैसे मंसूर साहब ऑनरेबल। वैसे उन्होंने कंटेम्प्ट में किसी को भी नहीं बुलाया, वो नहीं लेते थे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो मेरा तो कंटेम्प्ट बनता ही नहीं है बहन, मैं आपको बहन कह रहा हूँ। आप मुझे कल जाके सुबह कोर्ट में एप्लीकेशन लगा देंगे इसने मुझे डाकू कहा है, तो मैं कहूंगा ना बहन, मैं तो आपको बहन कह रहा था, डाकू कहां से कहा है? मैंने आपको जिक्र नहीं किया है, आपकी बात नहीं की है, आपने क्या कुछ ऐसा किया है जो आपको लग रहा है मैंने आपके बात कर दी है? तो ये तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी सोच लें। सर ये आपकी बात से ये समझ आ रहा है कि आपके अल्फाज जो हैं वो मिस इंटरप्रेट हुए हैं। 500% किए जा रहे हैं, या तो मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है, मुझे अगर तो देखें जी किसी को ये शौक है कि मेरा फांसी पे चढ़ा के मुझे सजा दे के सजाए मौत दे दे, जेल में डाल दे, आपके लिए, क्योंकि मैं ठीक बात कर रहा हूं ना, वरना तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए था, आपको नोटिस यहाँ आना चाहिए था कि प्रॉक्सी भी नहीं चलेगा। मैं कहता इंसाफ हो रहा है। कंटेम्प्ट में अगर मुझे बुलाया तो कंटेम्प्ट में जो मुजरिम है, जिनको एक्चुअली कंटेम्प्ट आपको 1 सेकंड में लगा देनी चाहिए, उनके साथ सजाएं होती। अब अदलिया ही फैसला करेगी इसका, जब आपको 5 जून मेरा को बुला फैसला लिया जो गया है, मैं सिर्फ अपीयर भी इसलिए हो रहा हूँ कि मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब उनके बेंच को ईमानदार यकीनी तौर पे मानता हूँ, और ईमानदार आदमी के साथ अगर मुझे फांसी भी दे दी जाएगी मैं खुशी खुशी कबूल करूँ।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ अभी कोई राब्ते वगैरह हैं? कोई नहीं है, ना होंगे। पक्की खबर? 500%। आगे हो भी नहीं। अभी जो पिछले दिनों उनको कुछ रिलीफ मिला था तो ये वैसे ही मिल गया या कोई बातचीत का आगाज हुआ या कोई ऐसा सिलसिला चला था? अब हर काम ट्रोल्स करेंगे, आपको नहीं पता? आपको काम कराना है अपना, ट्रोल्स को लगा दे, थोड़े पैसे वहाँ खरीदें, ट्रोल मुझे गालियाँ देगा 500 में, इसीलिए रिलीफ मिल रहा है। मुझे नहीं पता किस लिए मिल रहा है, लेकिन मैं तो अभी तक जो देख रहा हूँ चीज़ें वो इसी तरह देख रहा हूँ। आरिफ अलवी कोई खास मिशन के ऊपर है? कोई मिशन नहीं, मिशन इम्पॉसिबल हो गया। ऐसी मुलाकातें कर रहे हैं वो? देखिए, जब वो मनसब पे थे प्रेसिडेंट के, तो जो इमरान खान साहब ने उनको करने को कहा था, उन्होंने मनसब पे तो नहीं किया। तो मनसब एंजॉय कर लिया है। तो इमरान खान साहब भी बहुत स्मार्ट आदमी, उनको पता है कौन क्या कर रहा है। जो इस वक्त मुल्क में सेटअप है, आपको लगता है मियाँ साहब इससे मुतमईन हैं? क्योंकि कल बड़े मैंने कहा ना, गिले शिकवे उन्होंने किए और कौम से भी शिकवा किया है उन्होंने। देखिए, जहाँ तक इमरान खान की चलती हुई हुकूमत, खान साहब की, जरदारी साहब, भुट्टो साहब, नवाज शरीफ साहब, इनका जुल्म बर्बरियत तो हुई है। फैसल बावड़ा, बर्बरियत तो जुल्म तो हुआ है, ठीक है। पटरी पे चलने ही नहीं देते। वो उसका बेटा है, वो उसकी बेटी है, उसका बहू है, उसका दामाद है, उसका ये है, उसका वो है, फलाना है, और है भी ऐसे ही ना। ऐसे तो मुल्क तो आपकी अपनी बाप की जागीर समझ के चलाया जा रहा है। इट्स फैमिली कॉर्पोरेशन। जब चाहे इसको मोड़ दें, मून की तरह, जब चाहे मोड़ दें। आइन और कानून की हम धज्जियाँ, पंजाब में और KPK में इलेक्शन टाइम पे नहीं हुआ, किसको सजाएं मिली? शबकून मारा गया, शबकून डायरेक्ट आइन और कानून पे मारा गया। क्या हो गया? कुछ हुआ? इस सिस्टम में, इस निज़ाम में मियाँ साहब के लिए अब जगह है? चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए, मेरे ख्याल से शायद अफसोस की बात यही है कि इनको ये फील हो रहा है, जो उनके भाई जो उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, जब कुर्सी पे बैठ कुर्सी ले लेता है कोई किसी से। ये तो देखिए इक़्तिदार की जंग है, बाप बेटे को नहीं छोड़ता, बेटा बाप को। आपने कहा आखिरी इक़्तिदार है, नूली का अक्सर जगह आपकी कहते हैं, क्यों कहते हैं आप? मैं तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का आखिरी इक़्तिदार देख रहा हूं। नहीं तो ये तो अवाम ने फैसला करना है ना। अगर ये डिलीवर कर गए तो फिर तो अवाम वोट दे देगी। देखिए, डिलीवरी तो हम सिर्फ क्लैरिटी से अगर हम उससे पूछेंगे, ढके छुपे लफ्जों में नहीं बोलेगी और जमहूरियत का बिलादा पहन के मैं नहीं बात करूँ, तो चीज़ें ठीक करने में तो हम सिर्फ एक जगह को देख रहे हैं, SIFC को। उसको एक ईमानदार नेक नियत आदमी, आर्मी चीफ हेड कर रहा है, और हमें उसको 500% सपोर्ट करनी चाहिए कि वो पाकिस्तान की तकदीर के लिए आगे बढ़ रहा है और इन्वेस्टमेंट ला रहा है, और उसको लबैक कहना चाहिए। PTI और बानी PTI के मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? सिस्टम में उनके लिए दोबारा कोई जगह बन सकती है? देखिए, इस मुल्क के अंदर सिस्टम तो कोई है, सिस्टम है। तो इस सिस्टम के अंदर तो बहुत सिस्टम्स बन जाते हैं, लेकिन अभी अगर हम उसे पूछेंगे दुनियावी और कानूनी तौर पे, मैं कोई रिलीफ नहीं देखता। धांधी के खिलाफ कोई मुनज़्ज़म तहरीक चल सकती है जो इस गवर्नमेंट के लिए कोई? धांधी 18 में भी हुई थी, मौलाना साहब भी साथ, 13 में भी हुई थी, 7 में भी हुई थी, जमातें भी साथ मिल गई। तो धांधी स्पार्ट। देखिए, हमारी 100 साल की जमहूरियत नहीं है, हम इवॉल्व हो रहे हैं। आसमा जहांगीर साहिबा ये बातें करती थी, आज मैं कर रहा हूँ, आप कर रही हैं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया कर रही है, उसके बाद उसकी दुनिया करेगी। तो एक इवॉल्विंग वे है। जब इवॉल्व करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक, लोग खड़ा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक होना शुरू हो जाएंगे। बस बजाय अगर आपको ये याद रहे कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, आपको गिराने की पूरी कोशिश करें, जितना दबाएंगे उतना तेज़ ऊपर आएंगे। मेरा तो कॉन्सेप्ट हमेशा है, मैं अंडर प्रेशर सबसे बेस्ट परफॉर्म करता हूँ। ठीक, थोड़ा सा टाइम रह गया, एक दो चीज़ और पूछ रही हूँ। आप किसी जमात का हिस्सा नहीं है ना इस वक्त में, तो सेनेटर कैसे बन गए? आपको कैसे वोट मिले? देखिए, मैं आपको उसका बता दूँ, अगर आप इसको सियासी तौर पे देखेंगे, मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है, मेरा बड़े का ताल्लुक है जरदारी साहब के। मैं उनकी सियासत से अग्री डिसएग्री जरूर कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बेटे की तरह इज्जत दी, और मैं उनका वैसे एहतराम करूँगा, और मैं उनके साथ मुफाद लेकर दगा देने वाला आदमी नहीं हूँ, ये भी उनको बता दूँ। उनके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर हम उससे सियासी बात करेंगी तो ये भी अल्लाह का कमाल है कि मैं वो सियासत सीख गया। उन एतवार में मुझसे गलती हुई, उन्होंने शॉट खेला और उनके लोगों ने मिलकर मेरी सीट ली थी जी, तो मैंने उन्हीं से वापस अपनी सीट ले ली। क्या बात है। MKM कैसे राजी हुई? MKM के साथ भी ये तो सियासत है। अगर उनको लगा कि मेरे अंदर कोई स्पार्क है, ठीक है, उनको लगा। MKM कैसे राजी हुई? क्या खबरें MKM में बड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ इस बात पे, फिर कोई एक सख्त मैसेज आया और उसके बाद उन्होंने वोट दे दिया? देखिए, मेरी बात सुनिए, जिस मुल्क में ज़मीर बिकता हो, उस मुल्क में ये बहुत छोटी सी बात आप कर रही है, ठीक है? ये सब बहुत छोटी चीज़ है। अच्छा, आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM ने आपको दिल से वोट दिया है, अपनी खुशी से वोट दिया है? देखिए, कुछ को मैं पसंद हूँ और कुछ की मैं मजबूरी हूँ पसंद करना। वो मजबूरी कैसे बनी? बस मुझे देखिए, आप क्यों चाहती हैं कि मुझे क्यों चाहती है कि हर कोई मुझे बुरा भला कहे? अगर मुझे इज्जत और एहतराम और प्यार दे रहे हैं तो मैं डबल देने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे मिल रहा है वही तो पूछ रही हूँ ना, कैसे आप मजबूरी बन गए MKM? कई दफा जो कुछ नहीं होते वो सब कुछ होते हैं। कई दफ़ा जो बड़े मनसबों पे इमरान खान साहब की पार्टी समेत बैठे होते हैं, हमारे जैसे लोग बीच में उसमें होते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को, आपके जो प्यून है जो पानी पिलाता है, उसको वो सलाहियत दी जो मुझे आपको नहीं दी। तो कई जगह पे आप मनसब में बैठने बिठाने वालों के लिए आपने भी छोटा सा
कोई किरदार अदा किया हो तो अल्लाह से पूछेंगे अल्लाह ने वो मनसब क्यों दिया है। अच्छा, तो वो जो छोटा सा किरदार अदा करते हैं उसका भी फल मिल जाता है, इसका मतलब? देखिए मैं तो इसका बड़ा क्लैरिटी से बताता हूँ कि फल उगना और लगने के बाद पका के तोड़ना भी कमाल होता है। तो कभी कभार आप फल बना लेते हैं, उग भी जाता है, तोड़ना भूल जाते हैं, तो मैं टाइमली तोड़ लेता हूँ। एमक्यूएम की लीडरशिप जो भी इस वक्त हैं, मुस्तफ़ा कमाल हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, फारूक सत्तार हैं, इनसे कैसा ताल्लुक है? माइनस फारूक सत्तार, मेरे ताल्लुकात सबसे बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं और मैं उनकी भी सियासत से डिसएग्री करता हूँ, अगर करता हूँ, और जहाँ अग्री करता हूँ। और मुझे किसी भी पार्टी ने वोट देते हुए नहीं कहा कि ये कर देना और वो कर देना और हमारे लिए अच्छी बात करना, बुरी बात करना। तो लेकिन अगर आखिरी एक बात कर रही हूँ, अगर सेनेट में कोई बिल पे आप जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की पॉलिसी है उसके खिलाफ आपको वोट देना पड़े, तो क्या आप इनकी परवाह करेंगे या आजादाना तौर पे अपना? मैं आपको खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ कि जिस चीज़ को मैं समझूंगा ठीक है वो करूँगा, जिस चीज़ को नहीं समझूंगा नहीं ठीक करूँगा। बिला तफरीक किसी को लिडा क्यों किया, क्यों नहीं दिया? हमने वोट दिया, मैंने कोई कंडीशन पे थोड़ी वोट लिया, मैंने अनकंडीशनल वोट लिया। राइट, उनकी मेहरबानी है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्हीं की सिर्फ मेहरबानी है, सिर्फ उन्हीं के शुक्रगुजार हैं। मेहरबानी तो अल्लाह मियाँ की है, अल्लाह मैंने उस जगह पे बिठाया हुआ है, अल्लाह दिलों में डालता है लोगों के। ऐसा ही है। हम तो मैं 5 तारीख को यही सोच के जा रहा हूँ, अल्लाह दिलों में डाल रहा है, ईमानदार लोगों के आगे जा रहा हूँ, बेइंसाफी होती रही है, देखते हैं क्या होता है। चलें, अल्लाह मुश्किल आसान करे। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की MNA और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शानदाना गुलजार खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शानदाना साहिबा, मैंने कहा आज कुछ आपकी पार्टी के हवाले से भी बात की जाए, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त इतने महाज खोल रखे हैं, आपने इतने दुश्मन बना रखे हैं कि एक तो इस वक्त आपकी जंग जो है वो तमाम जो सियासी जमातें और इदारों के साथ भी है, और फिर दूसरी जंग जो है वो आपकी अपनी पार्टी के अंदर भी चल रही है। तो ये जो पार्टी के अंदर जंगो जदल का माहौल है, इसका कौन असल जिम्मेदार कौन है, जो कि इस वक्त में तो आपकी पार्टी को सबसे ज़्यादा इत्तेहाद की ज़रूरत है? शुक्रिया पारस बीबी प्रोग्राम में बुलाने का। दूसरा, आपने जब मुझे इंट्रोड्यूस कराया तो आपने कहा कि मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से हूँ, और मैं देख रही हूँ कितने महीनों से कि मेरी पार्टी कॉन्स्टेंटली बदल दी जाती है मेरे लिए। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहा, इसलिए थैंक यू। नहीं, आप मुझे वो मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही थी, इन द सेंस कि पहले मैं PTI थी, फिर मैं इंडिपेंडेंट थी, फिर मैं SIC थी, फिर वो एक ख़त जो था जो दौड़ के और तैर के आ रहा था फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन टू नेशनल असेंबली, वो कितने अरसे पहुँचा नहीं, तो फिर हम दोबारा इंडिपेंडेंट हो गए, फिर हम दोबारा SIC हो गए, तो अल्लाह खैर करे, पता नहीं अगले महीने हम क्या होंगे। बट एनीवेज, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की। मैंने आपके पिछले शो में भी आपसे कहा था कि ये मेरा आपका दूसरा शो चल रहा है, बट यू आस्क अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि महाज खुले हैं, यूर राइट, हर तरफ एक बैटल ग्राउंड है, लेकिन एक बैटल ग्राउंड जो है ना पारस बीबी, दिस इज़ नॉट फॉर PTI, इट्स नॉट फॉर इमरान खान, इट्स नॉट फॉर शानदाना और ओमर अयूब और गौहर भाई चेयरमैन साहब जो हैं, या शरियार, या हमारे बहुत अच्छे अच्छे पंजाब के MNAs शबीर कुरैशी हो गए, जहाँ के हमारे भाई महबूब सुल्तान, ये सारे वो लोग हैं जो हमारे साथ सर्व कर चुके हैं। बैटल इज़ फॉर द सोल ऑफ पाकिस्तान, कि ये मुल्क ने कहाँ, वो उर्दू में नहीं कहते कि ये ऊँट किस डगर जाके बैठेगा, बात इस ऊँट की है। किसी को समझ नहीं आ रही है कि पुराना पाकिस्तान चलेगा कि नया पाकिस्तान, और शायद इसी मेरे एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात हम इसको सेट कर देंगे मज़ीद सवालों के लिए, कि इस वक्त जो पाकिस्तान की धड़कन है ना, उसको ज़िंदा तो रख रही है नया पाकिस्तान, लेकिन जिसे हम ओल्ड बॉयज़ क्लब बोलते हैं या पुराना पाकिस्तान बोलते हैं, वो मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस बात के अब तक के अवाम आपकी 70% से ज़्यादा 30 की उम्र से कम है। वो नहीं मानते पुरानी रवायात, वो चाहे हमारे पार्टी के अंदर हो, PTI में या PTI से बाहर। इशू ये है, इट्स अ क्लैश ऑफ द ओल्ड वर्सेस द न्यू। राइट। अभी 2 दिन पहले अडियाला जेल शिबली फराज साहब गए खान साहब से मुलाकात करने के लिए, और ख़बरें हैं कि वहाँ पे फट पड़े, खूब उन्होंने अपने दुखड़े रोए हैं, और उन्होंने कहा खान साहब ने, जी नहीं, खान साहब ने नहीं, शिबली फराज साहब ने उनको बताया कि हर कोई पार्टी में मुझे शक की निगाह से देखता है कि मैं ही तमाम मसाइल की जड़ हूँ, मेरी वजह से ये मसाइल हैं। तो आपकी पार्टी में कौन ऐसा समझता है शिबली फराज के लिए कि वो ही मसाइल उनके ज़रिए पैदा हुए हैं या वो जिम्मेदार हैं? देखिए, मैं तो ना कोर कमेटी में हूँ, 2 एक दफ़ा खान साहब ने कहा था कि आई शुड बी इन द कोर कमेटी, बट मुझे नहीं पता उसमें क्या हुआ। फिर एक पॉलिटिकल कमेटी रिसेंटली बनी है ना, मैं उसमें हूँ। आई थिंक आई डोंट नो उसमें कोई खातून भी है पॉलिटिकल कमेटी में, तो अंदर की बात तो मुझे खुद भी पता नहीं होती।
दूसरा, मैं खान साहब से अब तक 2 दफ़ा जेल मिलने गई हूँ। जो शिबली फराज साहब की खान साहब से मुलाकात हुई है तो वाकई उन्होंने जो शिकवे किए हैं वो दुरुस्त हैं या वो खान साहब को मिसगाइड किया है? ये मैंने भी न्यूज़ देखी, एक टिकर चल रहा था, लेकिन इशू फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब का भी एक वो आया रिजॉइंडर, फिर उसके बाद आई और किसी ने अभी तक इसकी तरदीद भी नहीं की जो बातें उन्होंने वहाँ पे की हैं। उन्होंने जाके शिबली फराज साहब ने ये भी वहाँ पर कहा जो आपके और असद कैसर साहब के इख्तिलाफात हैं उनके हवाले से भी बात की है। तो आपने और असद कैसर साहब में ऐसा क्या इख्तिलाफ है? चूंकि तासुर ये है असद कैसर साहब के हवाले से, एक तासुर ये है कि वो काफ़ी पोलाइट हैं, खान साहब के वफादार हैं, लेकिन साथ ही एक दूसरा तासुर ये भी है कि वो पार्टी में किसी और की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नहीं, असद साहब तो मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं। मतलब जब वो स्पीकर नेशनल असेंबली थे और मुझे इतना काम करवाया, मैं अक्सर हंसती, मैं सर मेरे वालिद इतना काम मुझसे नहीं लिया जितना आप मुझसे करवाते हैं। असद साहब इज़ अ जेम, वो खान साहब के असली मुजाहिदों में से है, अली मोहम्मद की तरह, शेर अफजल की तरह, शहरयार की तरह, आमिर डोगर भाई की तरह। ये सब जो मैं बताती हूँ, शबीर कुरैशी, महबूब सुल्तान, ये सारे सॉलिड, जुनैद अकबर, ये जेन्युइन लोग तो हैं। बुनियादी इख्तिलाफ क्या है? मेरा तो कोई इख्तिलाफ नहीं, पता नहीं ये बात कहाँ से आ गई है। शिबली फराज साहब ने ऐसे ही कह दी, आप तदीद कर रही हैं इस बात की कि कोई इख्तिलाफ नहीं है? मेरा असद साहब का तो कोई भी ना था, ना है और इंशाल्लाह ना होगा। देखिए केपी से है ना, हम खुल के बात करते हैं, वो नॉट द सॉर्ट की दिल में 10 साल रखेंगे, लेकिन नहीं अल्लाह ना करे। असद साहब तो जिस तरह हर सूबे में पहुंच रहे हैं, हर शहर में पहुंच रहे हैं, हर जगह जलसे कर रहे हैं। खान साहब ने उनका खास ड्यूटी दिया अलायंसेस बनाने की, जलसे जुलूस करने की। अच्छा, पता है जब शिबली फराज साहब खान साहब से शिकायतें कर रहे थे ना, तो ये भी खबरें कि खान साहब ने उनको खामोश करा दिया। उन्होंने कहा आप रहने दें, मैं देख लूंगा। और उन्होंने कहा कि मुझे पूरी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि कौन किससे मिल रहा है और कौन किसके लिए काम कर रहा है। तो इसका मतलब वाकई पार्टी के अंदर कुछ तो लोग ऐसे मौजूद हैं। तो क्या लगता है कि शेर अफजल मरवत साहब भी उनमें से एक हो सकते हैं? चूंकि लास्ट टाइम अडियाला जेल में 2 दफा पिछले हफ्ते उन्होंने खान साहब से मिलने की कोशिश की, लेकिन खान साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि मैं उमर अयूब और शिबली फराज को भी अपना लीडर नहीं मानता और उनके सरबराही में मैं काम नहीं कर सकता। वो कहते हैं ये खान साहब को मिसगाइड करते हैं ये लोग। ये अगेन ये मेरे लेवल से जरा ऊपर पे ग्रेड की बात है। मरवत साहब से मैंने उस दिन भी एक टीवी शो में कहा मेरा भाइयों वाला रिश्ता है। 2 रिश्ते हैं, लेट्स पुट इट दिस वे। एक जब मैं तकलीफ़ में थी, जब मुझ पे रेड्स हो रहे थे, मुझ पे सेडिशन का केस था, झूठा, इतने सारे केसेस थे और हमारे इतने पीटीआई के वकला थे, लेकिन और मैं ख़ुद टेक्स्ट करती थी, किसी को जवाब नहीं आता था। बैरिस्टर ज़फ़र साहब हो गए और ये गौहर साहब, उन्होंने बहुत मदद की। हमारे हैं मौज़म भट्ट साहब पेशावर ILF के, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। अली बुखारी ना, क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा थे। और फिर शेर अफजल साहब ने मेरा सबसे खतरनाक केस किया, ये जो डेथ पेनल्टी वाला था, झूठ जो उन लोगों ने मुझ पे डाला था। ठीक, सेडिशन का, अल्लाह का शुक्र है 5-6 हफ्ते में ख़त्म हो गया। उसकी सज़ा शेर अफजल साहब को भी मिल रही है, उसकी सज़ा को भी मिल रही है। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब का नाम तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए भी, उसकी चेयरमैनशिप के लिए भी उनका नाम फाइनल हुआ था, लेकिन फिर वो गवर्नमेंट ने मना किया तो नाम वापस ले लिया गया। तो क्या खान साहब के अप्रूवल के बगैर ही नाम दे दिया था? आई एम नॉट क्वाइट श्योर। ये हो नहीं सकता कि खान साहब की अप्रूवल ना हो और PAC का नाम आ जाए। खान साहब के पास हर हक है कि अगर वो नाम बदलना चाहे बिल्कुल बदल दे, वो जिसको भी ले आए। जितना मुझे पता था जेल में खान साहब ने हमें एक दफ़ा कहा था कि क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन KP से है तो लीडर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी पंजाब से ज़रूर होगा। PAC की बात कभी कंट्रोवर्शियल नहीं थी। अगर खान साहब उनसे नाराज़ हैं किसी बात पे, खान साहब का हक है, वो लीडर है। और मतलब ये शेर अफजल साहब का शिबली साहब को या उमर भाई को मानना ना मानना मसला वैसे खान साहब का नहीं है। मसला जो है वो उमर अयूब और शिबली फराज साहब का है, जिनको वो लीडर नहीं मानते और कहते हैं जो मैं बट पेरिस में भी आप खुद मुझे बताया, लीडर हम सबका एक ही खान है, ठीक है। बाकी सारे ऑफिस होल्डर्स हैं, इज्जत के काबिल हैं। मैं अक्सर उमर भाई से कहती हूँ, गौहर भाई से, कि आप हाईएस्ट ऑफिस होल्डर्स हैं इस पार्टी में। हालांकि मैं गौहर भाई से पहले इस पार्टी में आई हूँ, उमर भाई और मैंने इकट्ठी PTI ज्वाइन की है, लेकिन क्योंकि खान ने डिसाइड किया कि आप हमारे सीनियर्स हैं तो हम आपके लिए दुनिया है इज्जत की, बिल्कुल कह रही है। लेकिन आप लोगों का मुत्तहिद होना भी जरूरी है। जो अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, आप समझती हैं खान साहब उनसे मुतमईन हैं? खान साहब मुतमईन है, अवाम मुतमईन है, लेकिन जो -1 टीम है जो नहीं चाहती कि KPK में स्टेबिलिटी आए, उन्होंने क्या ड्रामा किया। इफ़ यू रिकॉल, ये गए थे अली मिलने हमारे फॉर्म 47 वाले प्राइम मिनिस्टर से, शहबाज शरीफ शरीफ से। तो जो मिलने गए तो इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइनें, देखो भिखारी भीख मांग गया। भाई भिखारी भीख नहीं मांगने गया, फेडरल गवर्नमेंट 1600 अरब से ज़्यादा हमारी कर्जदार है, तो बैंक ने तो चल के नहीं आना, वो खुद बैंक के पास जाएगा। तड़ियाँ लगाते हैं ना वफाकी हुकूमत को और खान साहब के मुखालिफिन को भी। अभी कब्जों की भी बात की, तो क्या वो इसके लिए तैयार हैं या सिर्फ सियासी बयान आते हैं? नहीं, आई टेल यू। देखें, फिर हमारा इफ यू रिकॉल चीफ सेक्रेटरी नहीं चेंज हो रहा था, जो अली चेंजेस चाह रहे थे, फिर वो ठीक है नहीं हो रहा, ये होता है। जब भी नई गवर्नमेंट आती है, केयरटेकर गवर्नमेंट के ऑफिस सारी चेंज होती है, कोई नई चीज़ नहीं, कानून है, नहीं हुआ KPK में, बाकी हर जगह हो गया। तो वो समझ तो आ गई कि कहाँ से हो रहा है, मैं कहा उस पर भी ठीक है।
फिर हमारे पैसे जो एक्स पाटा जो मर्ज्ड एरियाज के हैं, सेहत कार्ड के वो पैसे नहीं मिल रहे थे। वाजिबात तो हैं आप, राइट, बहुत सारे। अच्छा, नेट हाइडल प्रॉफिट्स वो 40 साल से नहीं मिल रहे। बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। वो तो मेरे अपने हल्के में मुझे लोग कहते हैं ठीक है आपकी, लेकिन क्या ये तरीक़ेकार भी ठीक है थ्रेटनिंग का? कि आप मुझे बताएं, अब स्टील इंडस्ट्री जो आपके केपी में नहीं है, बाकी 2 सूबों में है, उन्होंने उस दिन नेशनल असेंबली के फ्लोर पे एक अमेंडमेंट मांगी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि जो आपने मर्ज्ड एरियाज जिन्होंने 76 साल मारे खाए हैं आपके लिए, अफगानिस्तान के लिए, अमेरिका के वॉर ऑन टेरर के लिए, उनको जो टैक्स ब्रेक था 10 साल का, उसको छोटा कर दिया जाए, क्योंकि जो सेठ है वो बेचारा अब वो बड़ा जहाज नहीं छोटा जहाज खरीदता है, और जो बंदा 2 रुपए की जगह 10 कमा रहा है उसकी फिर 2 रुपए हो जाए। तो उस पर उसने मजम्मत की कि ये हो सकता है कि आप IMF के लिए टैक्स इकट्ठे करेंगे और मुझसे नहीं पूछेंगे। देखिए, वो KPK का PTI का CM नहीं है, वो KPK का CM है। मतलब आप कहते हैं वो वाकई उन्होंने KPK के अवाम जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके लिए जारहाना रवैया अख्तियार किया हुआ है। वो तंग आ गया है ना, पहले उसी के शेयर से जज उठा लिया, फिर हमारा एक PTI का वर्कर उठा लिया, परसों कल रात को फिर छापे पड़े हैं। व्हाट इज हैपनिंग? ज़ैन कुरैशी के साथ क्या मसला है? चूंकि उनके लिए पार्लिमानी लीडर उनको पहले बनाने के लिए बात हुई, उनका नाम शायद फाइनल भी हुआ, फिर वो उसको कहा कि जी अब ये हमारी जो सियासी कमेटी है उसके अंदर ये मामला जाएगा, विड्रॉ कर लिया नाम उनका। तो ये क्या हुआ इनके साथ? दिस आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जितना मुझे पता है ज़ैन हमारे पास नेशनल असेंबली में वो लेके आए थे जो एप्लीकेशन होती है कि सिंस खान साहब हैज रिकमेंडेड मी, तो ऐसे खान साहब ने रिकमेंड किया था उनको, देखिए ये कंफर्म किया, तो इतना बड़ा खत वो कैसे लेके आएगा असेंबली में बगैर कॉन्फर्मेशन के? और उसने कहा कि सिंस खान, हम सब MNAs ने उसको साइन कर दी, कोई एक MNA जिसको नहीं साइन किया। स्पीकर को सुन्नी तहत काउंसिल ने दरखास्त भी ये दी हुई थी, और हम सब ने दी थी, और उसके बाद फिर दोबारा अब उनका नाम जो है वो वहाँ से विड्रॉ किया गया है। तो मैं यही जानना चाह रही थी कि ये दरखास्त भी खान साहब की मर्जी से ही थी जो इसको विड्रॉ कर लिया गया? आई डोंट थिंक ये खान साहब का मसला है। मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, ये पहले भी इफ यू रिकॉल जब हमारी गवर्नमेंट आई थी 4 महीने तक कोई कमेटी नहीं बनी थी। खान साहब ने आपको बुलाया है जी, तो उन्होंने आपको कॉल किया है, तो कब मुलाकात करने जा रही हैं? अल्लाह करे जी, ट्यूसडे को भी हो सकता है, लेकिन ट्यूसडे वकुला और फैमिली होती है। आई एम नाइदर, वकील तो हूँ बट लेके नहीं अपनी सफाई देंगी या फिर जो कुछ पार्टी में हो रहा है उसकी भी जरा डिटेल्स बताएंगी खान साहब को? इतने खुश हो, हम जा रहे हैं फाइनली, हामिद रजा साहब होंगे, शहरियार होगा इंशाल्लाह। हमने तो 8 हफ्तों से एप्लीकेशन दी थी, हमारे दिन इन लोगों ने थका दिया। लेकिन आपके हवाले से वहाँ बात तो हुई, अगर खान साहब तस्वीर कराने की बात करते हैं, तस्वीर कराना चाहते हैं, या फिर वो आपसे किसी से माजरत करने के लिए कहते हैं, तो क्या आप माजरत कर लेंगी या फिर कैसर वाला जवाब देंगी? नहीं, वो तो हमारा बॉस है खान साहब, वो तो जो कहेंगे, लेकिन पहले पूछूंगी तो सही कि मेरी और असद कैसर की लड़ाई हुई कब है, मुझे भी जरा बता। नहीं, सही बात है, माजरत कर लेना अच्छी बात है। तो डिमांड तो 9 मई पे भी माजरत की है हर तरफ से कि वहाँ पे कर लें। तो अगर कर लें तो क्या ख्याल है कि कुछ आप लोगों के लिए कुछ सिस्टम में जगह नहीं बन जाएगी और कुछ आपकी मुश्किलात खत्म नहीं हो जाएंगी? देखिए, आई एग्री विथ यू, जिसने 9 मई किया वो माफ़ी मांगे ना। इसमें क्या बुरी बात है? बिल्कुल मांगे, कहे कौम के सामने कि हमने गलत किया, हमने बुरा किया। इमरान खान ने 9 मई नहीं किया। आपको आखिरी बात ये, खान साहब से मिलने के लिए आप और लोग अडियाला जेल जाते हैं तो गवर्नमेंट इस पर ये शिकवा करती है कि वहाँ पे जिस तरह जो सहूलियात खान साहब को दी जा रही हैं तो माजी में ऐसी किसी लीडर को नहीं दी गई। मसलन ये कि उनको बेहतरीन खाना, एक्सरसाइज, कमरे, फ्रिज, TV, इलाज में असर है। कहते हैं जब खान साहब चाहते हैं किसी से भी मिल सकते हैं। तो अब वो गवर्नमेंट कहती है जो दीगर वहाँ पे कैदी है ना, वो भी कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई हमें भी ऐसी फैसिलिटेट करो। क्या वाकई ऐसा है? आप मुझे 1 मिनट देंगे इसके जवाब के लिए? प्लीज। अव्वल तो मैं हैरान हूँ कि प्रिजनर्स को, पंजाब के जो बेचारे सिंपल प्रिजनर्स हैं, उनको अगर ये गम है कि खान साहब को बहुत ही कोई आला मिल रही है फैसिलिटीज़, तो उनको वो कैसे भूल गया कि मियां नवाज शरीफ को तो लंदन में फैसिलिटीज़ दी थी, तो वो भी क्या हमें लंदन ले जाएं, उनको भी ले जाएं। मतलब इसमें तो कोई विशेज़ और हॉर्सेस ना, बस ले जाएं उनको भी। एक बीमार चला गया था, वो ये भी सारे चले जाएं। आपने भेजा था ना, आप ही की हुकूमत है ना, हमने सारा कुछ किया, रो पड़े सारे। अच्छा, दूसरी बात देखिए, मैं खुद अडियाला जेल में रह चुकी हूँ, और मैं अगर अब बात खुली कहूँ कि किसने क्या फैसिलिटी ली है और कैसे ली है, तो फिर बहुत लोगों से पर्दे उठ जाएंगे। तो मैं कुछ नहीं कहती, इतना मैं बता दूं कि खान साहब के अगर असली हाल आपको पूछना है, वहाँ जाके उनकी पुलिस से पूछ लें जितनी सख्ती खान साहब के साथ है। वो एक्स प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का, जब हम बैठते हैं उनके साथ टोटल 15 मिनट होते हैं और उस पर 15 दफ़ा पुलिस कहती बस बस बस। और पता है खान साहब को एक दफ़ा माथे पे बल नहीं आता, कहते 1 मिनट यार, मुझे बात 1 मिनट यार। अगर खान साहब ने कहा हो कि बदतमीज़ी ना करो या मुझे टोको मत, वो कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे होंगे, यूजुअली बांग्लादेश की बात करते हैं।
और जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात है, मैं खुद जब जेल में थी, ऑल्दो मैं नज़रबंद थी, फैसिलिटीज़ सब्जी खाने की, टमाटर लेने की, ये सब फैसिलिटी होती है, और क्या होगी जेल में। खान साहब की जो पिक्चर लीक हुई उसमें वैसे फिट एंड स्मार्ट नजर आ रहे हैं खान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबसे तो बहुत ही स्मार्ट है खान साहब। उसका ईमान देखे ना, जैसे उनका ईमान फिट है, जैसे वो ऊपर से भी फिट है, अंदर से भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो अजीब सी बातें लोग छोड़ते हैं ना, छोटी छोटी बातें, अल्लाह माफ़ी दे, हर इंसान को अपने कद काट दे के बात करनी चाहिए, और अल्लाह ने अगर आपको अच्छा दिन दिया हो उसके मुताबिक बात किया करें। शानदाना गुलजार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां ज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।